Hi to everyone and welcome to all of you in academic classes. Dear students, आज के 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आइए आज हम आज की खबरों की कुछ प्रमुख हेडलाइंस की ओर चलते हैं, जिनके विषय कुछ इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, उत्कृष्ट बाढ़ स्टैंड अप इंडिया योजना, चिल्का झील बंगाल की खाड़ी का एक भाग, एक अध्ययन, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना, महेंद्रगिरी में उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व प्रस्तावित, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, संकल्प से सिंधी एक अभियान है, बिम्स्टेक और यूनेस्को। तो हम आज की अपनी पहली खबर की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ कोर्ट हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हेग नीदरलैंड का एक शहर है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन या जो बिडेन द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 2 शीर्ष अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में थे तो उस वक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 2 अधिकारियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उन प्रतिबंधों को आज के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हटा दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित अपराधों की जांच की जा रही थी, किंतु ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में की गई कार्रवाइयों के लिए अमेरिकियों के खिलाफ तथा फिलिस्तीनियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के लिए इजराइल पर मुकदमा चलाने पर खुलेआम ट्रिब्यूनल के विरुद्ध थे। यानी कि ट्रंप प्रशासन इन दोनों कार्रवाइयों के खिलाफ था, इसलिए उन 2 शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ICC के बारे में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, जो कि हॉलैंड के नाम से भी फेमस है। हॉलैंड ये नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के खिलाफ अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है। ICC विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है और स्थायी की जगह अस्थायी लिखा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना कि एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रति गंभीर अपराधों के दोषी अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें सजा देने के लिए की गई है। इसकी स्थापना रोम संविधि के अंतर्गत की गई है। रोम कहाँ पे है? वो है इटली की राजधानी। और ये कानून 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ है। कब हुआ है? 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ है। वित्तीयन यानी कि इसकी फंडिंग कहाँ से की जाती है और किस तरीके से की जाती है? न्यायालय का व्यय मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा पूरा किया जाता है, हालांकि इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त किया जाता है। संरचना और मतदान शक्ति अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रबंधन, विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है। ICC में एक अध्यक्ष तथा 2 उपाध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव सदस्यों द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। नीदरलैंड, ये है नीदरलैंड। इसके उत्तर पश्चिम में नॉर्थ सी है, यानी नॉर्थ सी, और इसके दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण में है बेल्जियम, ये है बेल्जियम, और इसके पूर्व में जर्मनी है, ये है जर्मनी, इसके पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, ये रहा एम्स्टर्डम। हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। हेग को भी प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से जानते हैं हम, हॉलैंड। ये आपको याद हो कि हिंदुस्तान में कुछ यूरोपियन कंपनीज आई थी जिनमें पुर्तगाली,
उसके बाद डच जो कि हॉलैंड से आए थे, इनकी भाषा क्या है, वह भाषा है इनकी डच। सरकार किस तरह की है, सरकार है एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र। जिस तरह की सरकार ब्रिटेन में है उसी तरह की सरकार नीदरलैंड में भी है। सम्राट कौन है यहाँ के, सम्राट है विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के राजा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है मार्क रुtte। मुद्रा क्या है यहाँ की, मुद्रा है यूरो। मुद्रा क्या है कि मुद्रा है यूरो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, ये हैं चाइल इबोए ओसूजी। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है रॉबर्ट फ्रेमर। नेक्स्ट न्यूज रहेगी हमारी, वो रहेगी उत्तिष्ठ भारत स्टैंड अप योजना। 5 वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तिष्ठ भारत स्टैंड अप योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 अप्रैल 2016 को। इस योजना के तहत अब तक बैंकों द्वारा 14 लाख से अधिक खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अनुमोदित की गई है। इस योजना अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है, 2025 तक। 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को इस योजना का फायदा मिलेगा। अनुसूचित जनजाति की आबादी की बात करते हैं तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8% हिस्सा है। कितना, 8% हिस्सा। अगर राज्य की बात की जाए कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में है 14.70%। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में है 10.10%, यानी 10.10%। ओडिशा में है, इसके बाद ओडिशा में कितनी है, ओडिशा में है 9.20%। उसके बाद है राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में है 8.90। उसके बाद गुजरात में है 8.60। उसके बाद है झारखंड में है 8.30। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है 7.50। तो आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से होगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद ओडिशा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर झारखंड, और सबसे आखिर में छत्तीसगढ़। तो आपको इसे क्रम से याद रखना होगा। वे राज्य जहां पर अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं है वो है पंजाब में नहीं है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यानी वो राज्य और वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो वह है पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उसके अलावा पुदुचेरी। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है, वो है लक्षद्वीप में। कहां पे, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट न्यूज रहेगी हमारी इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। नासा के इंजेन्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर को हाल ही में पहली उड़ान भरने के लिए मंगल की सतह पर उतार दिया गया है।
इंजेन्यूटी मंगल हेलीकॉप्टर। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर एक छोटा समाक्षीय ड्रोन रोटरक्राफ्ट है जो कि नासा के मंगल अभियान 2020 का एक भाग है। ये अन्य भूभागों के ऊपर काम के स्थानों का पता लगाने तथा ग्रह पर मंगल रोवर्स का भविष्य में मार्ग तय करने संबंधी योजना बनाने में फ्लाइंग प्रोब के संभावित उपयोग हेतु एक तकनीकी प्रदर्शन के रूप में कार्य करेगा। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। जिस तरीके से सूरज या सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये हो गया सूरज, इसको काउंट ना करें। पहला बुध, फिर शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी और चौथा हो गया मंगल। उसके बाद बृहस्पति, फिर आ गया शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। सूरज को मिलाकर हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जिनमें सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण। यूरेनस को बोलते अरुण और नेपच्यून को बोलते वरुण। मंगल ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह पृथ्वी का कितना है? आधा। नेक्स्ट न्यूज आएगी हमारी चिल्का झील बंगाल की खाड़ी का एक भाग एक अध्ययन। चिल्का झील बंगाल की खाड़ी का एक भाग एक अध्ययन। एशिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील। ओडिशा में चिल्का झील कभी बंगाल की खाड़ी का भाग थी। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इस वैज्ञानिकों का मानना है कि ओडिशा में जो चिल्का झील है वो कभी बंगाल की खाड़ी का भाग रहा करती थी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO गोवा के समुद्री पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस बात का पता चला है। चिल्का की लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में 64 किलोमीटर है। कितनी है? 64। तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण में ये 64 किलोमीटर लंबी है तथा पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है। आपसे क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है और कई संकटग्रस्त पौधों और जीव प्रजातियों का वास स्थल है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। चिल्का का प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है जिन्हें अक्सर सकपाड़ा द्वीप के नजदीक देखा जा सकता है। इस लेगून क्षेत्र के लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में एक नलबन द्वीप, कौन सा द्वीप? नलबन द्वीप है जिसे वर्ष 1987 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यानी कि नलबन द्वीप को वर्ष 1987 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। कालीजाई मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। कौन सा मंदिर? कालीजाई मंदिर या कालीजाई मंदिर। कहाँ पे है? चिल्का झील में, चिल्का झील के द्वीप पर। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है तथा एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के चलते दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान
करता है। किसके महत्वहीन हो जाने के कारण? सार्क के महत्वहीन हो जाने के कारण बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के साथ जुड़ने का एक मौका प्रदान करता है। वर्तमान में बिम्स्टेक 15 क्षेत्रों में कार्य करता है, जिनमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। बिम्स्टेक के स्थायी सचिवालय की स्थापना ढाका में की गई है। कब की गई थी? ढाका बांग्लादेश की राजधानी, और ये 13 सितंबर 2014 को की गई थी। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पे है? बिम्स्टेक का सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट न्यूज रहेगी हमारी, महेंद्रगिरी में ओडिशा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व प्रस्तावित। ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा जैवमंडल भंडार बनाने का प्रस्ताव किया गया है। महेंद्रगिरी जैव विविधता से समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। 5,569 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपको याद होना चाहिए कि ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वह है सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व। इसे 20 मई 1996 को अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था? 20 मई 1996 को। प्रस्तावित महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, इसका क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है तथा ये पूर्वी घाट के गजपति और गंजम जिलों में विस्तारित है। इसका पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र दक्षिण भारतीय और हिमालयी वनस्पतियों और जीवों के मध्य एक संक्रमण में कार्य करता है, जो इस क्षेत्र को आनुवंशिक विविधता का पारिस्थितिकी क्षेत्र बनाता है। महेंद्रगिरी पर 16 जनजाति निवास करती है। यानी कि जब जनजातियों को लेकर क्वेश्चन बनता है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 16 जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आपका आंसर होगा महेंद्रगिरी पर, जो कि कांता जनजाति के साथ विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है। महेंद्रगिरी पर कौन सी जनजाति निवास करती है? वो करती है सोरा जनजाति निवास, जो कि कांदा जनजाति के साथ एक कमजोर समूह है। जीवमंडल भंडार या बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? किसी स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अथवा दोनों के संयोजन से निर्मित विशाल क्षेत्रों में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के प्रतिनिधि भागों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा जीवमंडल भंडार बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है। बायोस्फीयर रिजर्व में प्रकृति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबंध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा को वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। किसके तहत? यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। ये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप UNSDG का सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है एवं विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ पे इसका मुख्यालय? वह है पेरिस में। इसके 193 देश एवं 11 संबद्ध देश हैं और ये सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश नहीं है। कौन कौन से है? वो है कुक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन।
कौन कौन से हैं? कोक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं हैं। यानी कि कोक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन यूनेस्को के सदस्य देश है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश नहीं है। जबकि इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, लेकिन ये यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया था। दूरी राष्ट्र कौन कौन से हैं? वह है दूरी राष्ट्र है यहाँ पे जर्मनी और इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान दूरी राष्ट्र हैं। केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांगठनिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। पेरिस कहाँ पे है? ये है फ्रांस में। उद्देश्य: यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सूचना एवं संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। किस पर? अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। संकल्प से सिद्धि अभियान, ये एक अभियान है। संकल्प से सिद्धि ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया गांव एवं डिजिटल कनेक्ट अभियान है। इसके तहत गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। किसके तहत शुरू किया है? ये किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड के तहत। कब शुरू किया गया है? ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया था। कितने दिन की मुहिम है? 100 दिन की मुहिम है। इस मुहिम से 150 टीमें ट्राइफेड एवं राज्य कार्यकारी एजेंसियों से प्रत्येक क्षेत्र में 10 जुड़ेगी। यानी इस मुहिम से 150 टीमें जुड़ेगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव तथा देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिन में कवर किया जाएगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया था। किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था? ये किया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें और साथ में कोई सुझाव हो तो कमेंट में पिन करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।